और अब बात बेकाबू बारिश की कर लेते हैं। उत्तराखंड में लोग मुसीबतों के सैलाब में डूब चुके हैं। भारी बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, तो वहीं कई नदियां उफान पर हैं। पानी की लहरों के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू की ये तस्वीर चमोली से आई है। एक दिन पहले तक यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। नदी के बगल से गुजर रही थी सड़क, जिस पर लोगों का आना जाना था। लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूट गई और उस पर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा। इस बीच वहां से गुजर रहे करीब 50 लोग फंस गए। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और रस्सी की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। डराने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के बड़कोट की है, जहां नाले में पानी भर जाने के बाद मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इन बच्चों का स्कूल से घर लौटना मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी का तेज बहाव जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। इसलिए सावधानी के साथ इन बच्चों को गोद में उठाकर उफनते नाले को पार कराया गया। इस काम में स्कूल के टीचर ने भी मदद की। बताया गया कि इस इलाके के रास्ते भारी बारिश में बह गए। आसमानी आफत के आगे लोगों की बेबसी की कुछ तस्वीरें धारचूला से भी आईं। वहां देर रात पहाड़ से चट्टान खिसककर एक 3 मंजिला मकान पर गिर गई, जिससे वो मकान धराशायी हो गया। जिसके बाद वहां धूल का गुबार छा गया। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू के लिए सेना के कुछ जवान वहां पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रामनगर से आई इस तस्वीर को देखिए। ये हाल हाईवे 309 के पास से बह रहे नाले का है, जहां अचानक पानी भर गया और फिर शुरू हुआ परेशानी का सिलसिला। नाले को पार करने के दौरान कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंस गईं। इसके बाद वहां खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई, ताकि फंसी गाड़ियों को निकाला जा सके। सबसे पहले एक मिनी बस जो पानी के बीच तैर रही थी, उसे बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। हालांकि एक कार गड्ढे में जा फंसी, जिसे काफी देर की मेहनत के बाद पार लगाया गया। नैनीताल में पहाड़ दरकने से रास्ते बंद हुए। नैनीताल भोपाली नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरा मलबा। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। बालटाल से होकर गुजरने वाली अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद मुसीबतों का सैलाब आ गया। कहीं नदी में आए उफान ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, तो कहीं पहाड़ों से मलबे के साथ गिरते पत्थरों ने रास्ते रोक दिए। बालटाल से आई ये तस्वीर लैंडस्लाइड के बाद की है। भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ से मलबे के साथ छोटे छोटे पत्थर भी पानी की तरह बहते दिखे, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। खतरे में इस वक्त यहाँ पे वहां मौजूद कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। पूरा अड्डा भर गया। हालात बिगड़ते देख तुरंत ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और सायरन बजाकर लोगों को सतर्क कर दिया। मौसम के बदले मिजाज के बाद बालटाल से अमरनाथ की यात्रा को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस मौसम में जमीन खिसकने की घटना हो सकती है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी सैलाब ने सबको दहशत में डाल दिया था। बादल फटने के बाद दूर पहाड़ी से सैलाब आता दिखा, तो निचले इलाके में हाहाकार मच गया था। तस्वीरें देखकर लोग दहशत से भर गए और आसपास के लोगों को सतर्क करने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। कई लोग तो अपने घरों से निकलकर नदी में बहते मलबे और पानी की रफ्तार से बचने की जुगत में लग गए।
वहीं हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एक ट्रक उफनती नदी में समा गया और उसमें सवार 3 लोग पानी में बह गए। सैलाब की ये भयानक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से आई है। पानी की लहरें सब कुछ लील लेने के लिए बेताब हैं और वो इस ट्रक को पूरी तरह चपेट में ले चुकी हैं। 1, 2, 3 और इसी तरह पानी में गोते खाता हुआ ये ट्रक बह गया। इससे पहले दिखा कि एक ट्रक पानी के तेज बहाव के बीच फंसा हुआ है और धीरे धीरे पानी में समाने वाला है और उस पर सवार लोग जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रक के ऊपर आ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ट्रक पानी में पलट गया और उस पर सवार लोग पानी में बह गए। इस पूरी घटना को कई लोग नदी के किनारे से देख रहे थे। जैसे ही लोग डूबने लगे, उन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। बताया गया कि कबाड़ से भरा ये ट्रक हिमाचल से हरियाणा की तरफ जा रहा था और रास्ते में पड़ने वाली नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के तेज बहाव को पार नहीं कर पाया। देश ही नहीं, विदेश में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका इन दिनों आसमानी आफत की चपेट में है। वहां के कई शहरों पर पानी का कब्जा हो गया है। बर्बादी की ये तस्वीरें अमेरिका के केंटकी की हैं। केंटकी के अपलाचा राज्य में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आ गया। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बस्तियों में घुसा कि बड़े बड़े ट्रक और कार भी उसकी चपेट में आ गए। पानी की धार कई मकानों की बुनियाद उखाड़कर उसे अपने साथ बहा ले गई। केंटकी प्रशासन के मुताबिक बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। We had to swim out, and it was cold. It was over my head, so yeah, it was scary. केंटकी में बाढ़ से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में पानी अभी तक नहीं उतरा है। रेस्क्यू के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। I was like, I don't want this apartment to buckle with me in it, so I just kind of was like, I'd rather be in the woods than be inside the apartment. हालात को पटरी पर लाने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राहत और बचाव दल के लोग अंडरपास में सड़क पर फंसी एक कार के पास पहुंचे और उससे एक महिला को गोद में उठाकर किनारे पर ले गए। तो देश में जगह जगह बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। एक ही शहर में कहीं पटरी पर लौटती जिंदगी है तो कहीं सिलेंडर की बोट पर जिंदगी तैर रही है। मानसून के इस मौसम में आसमानी आफत तो हर बार आती है, लेकिन प्रकृति का ये प्रकोप दोहरा है क्योंकि प्रशासन सो रहा है। पहाड़ों पर सैलाब, मैदानों में जान पर आफत। जोधपुर कहीं डूब रहा है, कहीं संभल रहा है। जोधपुर में कुछ राहत तो गुरुग्राम डूब रहा है। कहीं बाढ़ से जिंदगी दो चार हो रही है, कहीं जिंदगी बाढ़ से हार रही है। कहीं पुलिस थाने में ही बाढ़ आ रही है। और नया खतरा बनती गंगा यमुना की भी बढ़ रही है रफ्तार। गंगा का प्रवाह इतना तेज है कि 30 गेटों को खोला गया है और गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मॉनसून की बारिश ने आधे देश को चपेट में ले रखा है। हर दिन गुजरने के साथ बाढ़ की मार से बेहाल हो रही है जनता और खतरनाक तस्वीरें हैरान कर रही हैं। मैदानों से पहाड़ों तक यूं हर साल की कहानी फिर दोहराई जा रही है। प्रकृति का प्रकोप दोहरा है क्योंकि प्रशासन सो रहा है।
सबसे पहले देखिए कैसे बाढ़ के सुपुर्द कर दी गई जनता तेज बहाव का शिकार हो रही है। ताजा तस्वीरें दो जगह से आई। एक में तो शख्स बाढ़ का शिकार हो गया, लेकिन हिमाचल में 5 लोगों की अटकी सांसों को लोगों की मदद से मिल गई संजीवनी। पहले देखिए दिल दहला देने वाली तस्वीरें। वो ब्रेक वाली रस्सी सेट दो यार। गुड गुड, बस कोई घबराना नहीं बेटे, घबराना नहीं अब। और रस्सी बैंक को छोटी, लास्ट बच्चा रह गया है रेस्क्यू करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नालागढ़ की इन तस्वीरों में दिख रहे लड़के गुरुकुंड में बढ़े पानी के तेज बहाव में फंस गए। टीले पर खड़े रहे और आसपास के लोगों ने रस्सियों के साथ पूरी मशक्कत लगा दी इन्हें बचाने में। बताया गया है कि ये लोग नालागढ़ के गुरुकुंड में सेल्फी के चक्कर में उतरे। बढ़ते पानी में अटक गई इनकी सांसें। आखिरकार इन्हें एक एक कर निकाल लिया गया। लेकिन बचा लिए जाने के बाद भी खौफ का साया इन पर साफ दिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और डर हो भी क्यों ना, जरा पानी का बहाव तो देखिए। पहाड़ों पर तो ये और खतरनाक हो जाता है, और अगर इनमें से एक भी शख्स इसमें बह जाता तो हश्र की कल्पना से भी मन सिहर उठता है। कैसे जनता की जान सांसत में पड़ गई, जब पहाड़ी इलाकों में बारिश कभी भी जान पर जोखिम बन सकती है। फिलहाल वो मंजर, ये लोग क्या, इन्हें बचाने वाले भी भूल नहीं सकते। लंबा लंबा, गुड, बस बस, शाबाश, मान ले अच्छे तरीके ना, मान ले, निकाल दे बीच से, गुड, बस बस, ठीक है बस, बस बस बस, आ जा। लेकिन प्रवेश इतना खुशकिस्मत नहीं था। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 25 साल का प्रवेश बरसात में और खतरनाक बन चुके तालाब में क्या उतरा, उसकी जान पर बनाई। गुरुवार शाम को प्रवेश नहाने के लिए तालाब में गया। तालाब के एक छोर तक तैर कर गया, लेकिन वापस लौटते हुए डूबने लगा। आसपास खड़े लोग वीडियो तो बना रहे थे, लेकिन मदद को कोई हाथ नहीं बढ़ा, और देखते ही देखते शख्स डूब गया। अगले दिन सुबह प्रवेश का शव मिला। चलो किट लाओ। ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। ये तालाब में डूबने से इनकी मौत हुई है। मौके पर उसकी जांच भी की गई थी और पुलिस प्रशासन द्वारा इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के पश्चात इसमें अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार फिर से आसमानी आफत ने गहरे तालाब के रूप में ली एक और जिंदगी। बारिश, बाढ़ का कहर पहाड़ों पर भी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से पिछले 24 घंटों की 2 तस्वीरें हैं। इस तस्वीर में चंटक गांव के पास जब 4 लोग फ्लैश फ्लड में फंस गए तो भारतीय सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ने बचाव कार्य को अंजाम दिया। और पुंछ की दूसरी तस्वीर में तो बच्चों समेत 14 लोगों की जान पर बनाई बाढ़ में फंस गए। बाढ़ का विकराल रूप और फंसी जनता की ये बेहद खौफनाक तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। बच्चों समेत फंसे हुए इन 14 लोगों के लिए तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इन लोगों को सीढ़ी लगाकर पुल के ऊपर चढ़ाया गया, तब जाकर इन्हें बचाया जा सका।
तो ये सभी ने एक जॉइंट ऑपरेशन चला के इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया और ये लोग जो ये प्लस नदी है जो कि अपना ये दरिया के बीचों बीच फंस गए थे और दोनों तरफ से पानी इतना आ गया था कि इनको रेस्क्यू जल्दी से जल्दी करना ही ज़रूरी था और इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। एक सिचुएशन है, आप दरिया के पास बिल्कुल मत जाएं, कोशिश करें आप उससे दूर रहें ताकि ऐसी सिचुएशन हमें कहीं और फेस ना करें। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की तस्वीर भी देख लीजिए। तस्वीरें बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामागढ़ नाले की हैं, जहां पर इस नाले के रौद्र रूप के चलते हाईवे बंद हो गया। सैकड़ों श्रद्धालु फंस गए। सैलाब का रौद्र रूप है और आसपास दर्जनों वाहन फंस गए। पहाड़ी सड़क ही दरिया का रूप लेती दिखती है। बहाव इतना कि हाईवे से कई फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। देखकर एक नजर लगता है मानो अलकनंदा नदी हाईवे पर बह रही हो। हाल ही में लामागढ़ स्लाइड का 100 करोड़ से ज्यादा लागत से ट्रीटमेंट हुआ था। इन उफनते नालों ने इस पर भी पानी फेर दिया। ट्रीटमेंट के दोनों ओर दोनों नाले नासूर बन गए हैं। उत्तराखंड के बारकोट में तो स्कूली बच्चों की जान पर बनाई तस्वीर ब्रह्मखाल स्थित मंज गांव के पास की है। बरसात के मौसम में जल भराव को लेकर भूस्खलन की स्थिति के बीच यहाँ स्कूल यूनिफॉर्म में दिख रहे ये मासूम स्कूल तक पहुँचने के लिए इस तरह जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। गोद में उठा उठाकर यहाँ टीचर उफनता गदेरा पार करवा रहे हैं। नीचे तेज बहाव नाला और उस पर स्टंट इनकी मजबूरी है। गदेरे के दोनों तरफ जो चलने के रास्ते भी थे वो भी तेज बहाव में बह गए। और अब करते हैं रुख उस जोधपुर का, जहां से एबीपी न्यूज लगातार हालातों के अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। 4 दिन हुई लगातार बारिश से पूरी की पूरी कॉलोनियां यहां डूब रही थी। हालांकि अब पानी उतरने के साथ कुछ राहत लोगों को मिल रही है। अब तस्वीर बदली है। अब ये रास्ते खुलने लगे हैं। पानी का स्तर लगातार घटता जा रहा है और इसका पूरा योगदान जाता है आर्मी की तमाम जो यूनिट्स हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिन और रात मेहनत करके पानी को निकालने का काम किया है, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। अभी लोगों के घरों में पानी भरा पड़ा है। ऐसे ही एक घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, जहाँ से आप देख सकते हैं टैंकर के जरिए मोटर लगाकर घर में घुसे हुए पानी को निकालने का काम हो रहा है। बेसमेंट में स्टार्टिंग में पानी सीलिंग तक भर गया था। हमारे बॉक्सेस थे, फैन जो है वो पूरा टूट चुका था। अब धीरे धीरे जैसे ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ है बाहर का, वैसे बेसमेंट में कम होना शुरू है, तो हमने टैंकर लगवाया जिससे पानी अब बाहर निकल रहा है। ये जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के गढ़ सरदारपुरा की न्यू रूपनगर कॉलोनी है, जहां बाढ़ से घरों में कैद हो गए। यहाँ के रहने वाले निवासी लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। अब प्रकृति ने ही इन पर रहमत की और हालात सुधरने शुरू हुए। हालांकि कॉलोनी की सड़कें गड्ढों से पटी हुई हैं और मकानों में अभी भी पानी भरा है। इसे निकालना एक बड़ी चुनौती है। आप देख सकते हैं अब जब यहाँ सड़कों पर से पानी उतरा है तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि निकासी के लिए कोई यहाँ पर रास्ता ही नहीं है। नालियां तो है ही नहीं, जबकि ये खुद प्रशासन की तरफ से पट्टाशुदा कॉलोनी है। जगह जगह पानी भरा पड़ा है, लेकिन लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। अब मुश्किल ये है कि यहाँ पर नालियों की कमी थी, साथ ही साथ सड़कें भी टूट चुकी हैं। कई कई जगह पर ये सड़कें धंस चुकी हैं। ऐसे में अब कॉलोनी के लोगों की चिंता ये है कि आधारभूत सुविधा नहीं है। लोगों की गाड़ियां कई दिनों तक पानी में डूबने से खराब हो चुकी हैं। लोग उनकी मरम्मत में जुट गए हैं। लोगों की मुश्किल ये है कि पानी की निकासी का कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं। मतलब ये स्थायी समाधान नहीं होगा जब तक यदि शाम को बरसात आ गई तो वापस इन सबको डूबना है। और उसका समाधान यही है कि जो पीछे से जो सीवरेज लाइन चल रही है और वो जो एंक्रोचमेंट है हटा के वहाँ सीधा सीवरेज लाइन से पानी जोड़ दिया जाए। लेकिन जोधपुर की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। न्यू रूपनगर वापस पटरी पर लौट रहा है तो सुरसागर डूब रहा है। जोधपुर में हुई तेज बारिश के बाद खरबूजा बावरी और ये इलाका पानी से लबालब भर गया। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने जिला प्रशासन को कई बार शिकायत की, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जिला प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलने पर जुगाड़ का सहारा लिया और सिलेंडर से नाव बनाकर
रोजमर्रा की जरूरतों और सामान को लाने ले जाने के काम शुरू किए गए। प्रशासन द्वारा कोई नाव भी नहीं दी गई, तो वो जुगाड़ हम बनाकर उस चीज को कोई रोजमर्रा दूध लाने के लिए, बच्चों के लिए दवाई लाने के लिए हमारे को वो साधन करना पड़ा। हम बहुत परेशान हैं। हमें तो ऐसा लगता है हमारा जो मोहल्ला है ये किसी प्रशासन के नजर में नहीं आता है। कोई भी मतलब एक्टिविटी में कभी नजर ही नहीं आता है। सब खाली वोटों के टाइम में आते हैं, बाकी तो आते नहीं है कभी। तो जोधपुर की दो तस्वीरें सामने हैं। एक में डूबतों को राहत बारिश ने दी, तो दूसरी तरफ डूबतों को प्रशासन ने ना उम्मीद कर दिया। और अब दिखाते हैं आपको कैश कन्या की पूरी कहानी। शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इनकी जांच शुरू कर सकता है। अर्पिता को कल जब रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया तो कैमरे के सामने ही वो रो पड़ी। मुखर्जी गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। मॉडल मंत्री और मनी के करप्शन थ्रिलर में इमोशन का ये नया ट्विस्ट आया है और ये ट्विस्ट लाई है इस थ्रिलर की नायिका अर्पिता मुखर्जी, जो रूटीन चेकअप के लिए जब अस्पताल पहुंची तो मीडिया का कैमरा देखते ही उनके एक्टिंग का हुनर जाग उठा। अर्पिता को पूरे लाव लश्कर के साथ अस्पताल लाया गया था। गाड़ी अस्पताल की गेट पर रुकी। पहले तो एक एक कर सुरक्षाकर्मी गाड़ी से बाहर आए, लेकिन जैसे ही कैमरा ने अर्पिता को फोकस में लिया, आंसुओं वाले एक्शन की भरमार दिखने लगी। गाड़ी का शॉट पूरा होने के बाद अब अर्पिता को गाड़ी से उतरना था, लेकिन ये क्या, सुरक्षा कर्मियों के सहारे गाड़ी से बाहर निकलती अर्पिता अपने पैर पर खड़ी भी नहीं हो पा रही और गाड़ी के दरवाजे पर ही गिर गई। गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर मेडिकल कराया जाएगा। लेकिन आप देखिए, अर्पिता के इस सीन ने वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ा दिए। फौरन एक व्हील चेयर लाई गई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें व्हील चेयर पर बैठाया, क्योंकि गाड़ी से गिरने वाले सीन में अर्पिता अपने पैर जख्मी कर बैठी थी। इसीलिए व्हील चेयर पर भी उनके पैर को एक गार्ड सहारा देकर अस्पताल के अंदर ले गया, जहां वो बेहोश हो गए। मेडिकली फिट बताकर वापस ईडी के लॉकअप में भेज तो दिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या कैमरा देखकर रोई हैं अर्पिता? क्योंकि इसके पहले भी जितनी बार हुआ है, जब भी उनको गाड़ी में बैठाया या उतारा गया है, जब कैमरास नहीं थे, तब तस्वीरें कुछ अलग ही रही थी। रूटीन चेकअप के बाद अर्पिता जब अस्पताल से बाहर आई, उस दौरान भी उनके आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गाड़ी में बैठने के दौरान उनसे लगातार सवाल होते रहे, लेकिन वो शायद डायलॉग के लिए तैयार नहीं थी। उठा लीजिए। अर्पिता की बोलबे? अर्पिता काका के रखेगा चाहिए कि बोलबे? अर्पिता की बोलबे? क्या बोलना चाह रही है अर्पिता? अरे तब क्या? अर्पिता के साथ ही इस करप्शन थ्रिलर के नायक पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को भी लाया गया था। उन्हें भी व्हील चेयर पर बिठाकर अस्पताल के अंदर ले जाया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मी पूरे सजग थे और मीडिया भी मुस्तैद। बार बार सवाल पूछने पर आखिरकार पार्थ बोल ही पड़े। दादा सामने ना छोड़ा यार। बात पार्थ खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं और उनकी करप्शन पार्टनर उन्हें केस का मास्टरमाइंड। और इसी मिस्ट्री से पर्दा उठाने के लिए ईडी रात दिन एक कर रही है।
मंत्री और मॉडल का कच्चा चिट्ठा बेनकाब करने के लिए इन दोनों से जुड़े लोगों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। ईडी के राडार पर इस वक्त पार्थ चैटर्जी के पूर्व पीए सुकांता आचार्य हैं, जिन्हें ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन वो बीमारी का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए हैं। और दूसरे नंबर पर है बंगाल प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट काउंसिल के पूर्व प्रेसिडेंट और टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य, जिनसे ईडी कई राउंड के सवाल जवाब कर भी चुकी है। कैश कांड में मुझे जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब इस मामले की जांच में आयकर विभाग और डीआरआई की भी एंट्री हो सकती है। साथ ही इस मामले में ब्लैक मनी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आयकर विभाग ने इस मामले में गिरफ्तार अर्पिता की पिछले 5 साल की आईटीआर तलब की है। साथ ही छापेमारी के दौरान बरामद एक सीडी दिखाकर भी मंत्री पार्थो से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि अब तक की जांच के दौरान पता चला है कि इस मामले में घूस की रकम नीचे से लेकर ऊपर तक जाती थी। करप्शन क्वीन मानी जा रही अर्पिता कैश और गोल्ड के अलावा लग्जरी गाड़ियों की भी शौकीन थी। टॉलीगंज में रेड के दौरान ईडी को 4 लग्जरी गाड़ियों का पता चला था, लेकिन ये गाड़ियां अब लापता हैं। डायमंड सिटी से जो गाड़ियां लापता हैं, उनमें एक है ऑडी A4, दूसरी है मर्सिडीज बेंज, तीसरी कार होंडा सिटी है और चौथी होंडा CR-V। इनमें 2 गाड़ियां तो अर्पिता के नाम पर ही रजिस्टर्ड हैं। लग्जरी कार में हुआ काला धन पार। इन 4 लापता कार का पता लगाने का प्रयास कर रही है ईडी। और उसी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में कैश भी बरामद हुआ था, वहां से ये 4 गाड़ियां लापता हैं। इसके लिए अब सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ईडी का ये मानना है कि हो सकता है कि इन्हीं में काला धन भी छुपाया गया हो। बेलघोरिया में हुई छापेमारी में ईडी को रियल एस्टेट कंपनियों के कागज भी बरामद हुए हैं, जिससे करप्शन के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के नए तरीके का भी पर्दाफाश हुआ है। बेलघोरिया में रेड के दौरान ईडी को अर्पिता के घर से रियल एस्टेट से जुड़े कागज मिले, जिससे ये लग रहा है कि काले धन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। इससे पहले ब्लैक को व्हाइट करने वाली अर्पिता की 12 शेल कंपनीज का पता चल चुका है। यही नहीं, ओडिशा और तमिलनाडु में मीडिया प्रोडक्शन हाउस में भी निवेश के सुराग मिले हैं। इसके साथ ही काला धन को सोने और गहने में भी निवेश किए जाने का अंदेशा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ममता बनर्जी ने पार्थो चैटर्जी से न सिर्फ तीनों मंत्रालय छीन लिए, बल्कि पार्टी के महासचिव पद से भी हटा दिया। ममता ने तीनों मंत्रालय अपने पास रखे हैं और पार्टी सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल हो सकती है। बात उत्तराखंड की, जहां लोग मुसीबतों के सैलाब में डूब चुके हैं। भारी बारिश के बाद वहां के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, तो वहीं कई नदियां उफान पर हैं। पानी की लहरों के बीच फंसे लोगों के रेस्क्यू की ये तस्वीर चमोली से आई। एक दिन पहले तक यहाँ सब कुछ नॉर्मल था। नदी के बगल से गुजर रही थी सड़क, जिस पर लोगों का आना जाना था, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूट गई और उस पर तेज बहाव के साथ पानी बहने लगा। इस बीच वहां से गुजर रहे करीब 50 लोग फंस गए। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और रस्सी की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। डराने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के बड़कोट की है, जहां नाले में पानी भर जाने के बाद मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इन बच्चों का स्कूल से घर लौटना मुश्किल हो गया, क्योंकि पानी का तेज बहाव जिंदगी पर भारी पड़ सकता था। इसलिए सावधानी के साथ इन बच्चों को गोद में उठाकर उफनते नाले को पार कराया गया। इस काम में स्कूल के टीचर ने भी मदद की। बताया गया कि इस इलाके के रास्ते भारी बारिश में बह गए।
आसमानी आफत के आगे लोगों की बेबसी की कुछ तस्वीरें धारचूला से भी आईं। वहां देर रात पहाड़ से चट्टान खिसक कर एक 3 मंजिला मकान पर गिर गई, जिससे वो मकान धराशायी हो गया, जिसके बाद वहां धूल का गुबार छा गया। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू के लिए सेना के कुछ जवान वहां पहुंचे। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। रामनगर से आई इस तस्वीर को देखिए। ये हाल हाईवे 309 के पास से बह रहे नाले का है, जहां अचानक पानी भर गया और फिर शुरू हुआ परेशानी का सिलसिला। नाले को पार करने के दौरान कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंस गईं। इसके बाद वहां खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई ताकि फंसी गाड़ियों को निकाला जा सके। सबसे पहले एक मिनी बस जो पानी के बीच तैर रही थी, उसे बड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। हालांकि एक कार गड्ढे में जा फंसी, जिसे काफी देर की मेहनत के बाद पार लगाया गया। नैनीताल में पहाड़ दरकने से रास्ते बंद हुए। नैनीताल भोपाली नेशनल हाईवे पर भारी बारिश के बाद पहाड़ से गिरा मलबा। उत्तराखंड का हाल आपने देखा। जम्मू कश्मीर भी मौसम की मार से अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बालटाल से होकर गुजरने वाली अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद मुसीबतों का सैलाब आ गया। कहीं नदी में आए उफान ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, तो कहीं पहाड़ों से मलबे के साथ गिरते पत्थरों ने रास्ते रोक दिए। बालटाल से आई ये तस्वीर लैंडस्लाइड के बाद की है। भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ से मलबे के साथ छोटे छोटे पत्थर भी पानी की तरह बहते दिखे, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। खतरे में इस वक्त यहाँ पे वहां मौजूद कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। पूरा अड्डा भर गया। हालात बिगड़ते देख तुरंत ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और सायरन बजाकर लोगों को सतर्क कर दिया। मौसम के बदले मिजाज के बाद बालटाल से अमरनाथ की यात्रा को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि इस मौसम में जमीन खिसकने की घटना हो सकती है। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी सैलाब ने सबको दहशत में डाल दिया था। बादल फटने के बाद दूर पहाड़ी से सैलाब आता दिखा तो निचले इलाके में हाहाकार मच गया था। तस्वीरें देखकर लोग दहशत से भर गए और आसपास के लोगों को सतर्क करने के लिए शोर मचाना शुरू कर दिया। कई लोग तो अपने घरों से निकलकर नदी में बहते मलबे और पानी की रफ्तार से बचने की जुगत में लग गए। वहीं हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एक ट्रक उफनती नदी में समा गया और उसमें सवार 3 लोग पानी में बह गए। सैलाब की ये भयानक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ से आई है। पानी की लहरें सब कुछ लील लेने के लिए बेताब हैं और वो इस ट्रक को पूरी तरह चपेट में ले चुकी हैं। 1, 2, 3 और इसी तरह पानी में गोते खाता हुआ ये ट्रक बह गया। इससे पहले दिखा कि एक ट्रक पानी के तेज बहाव के बीच फंसा हुआ है और धीरे धीरे पानी में समाने वाला है और उस पर सवार लोग जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ट्रक के ऊपर आ गए, लेकिन कुछ ही देर बाद वो ट्रक पानी में पलट गया और उस पर सवार लोग पानी में बह गए। इस पूरी घटना को कई लोग नदी के किनारे से देख रहे थे। जैसे ही लोग डूबने लगे, उन्हें बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। बताया गया कि कबाड़ से भरा ये ट्रक हिमाचल से हरियाणा की तरफ जा रहा था और रास्ते में पड़ने वाली नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन वो पानी के तेज बहाव को पार नहीं कर पाया। देखिए, पूरा देश कुदरत के जलतांडव को झेल रहा है।
हर राज्य, हर शहर में जल प्रकोप की कोई ना कोई तस्वीर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की वजह से हालात बुरे हैं। ये कोई नदी या तालाब नहीं, बल्कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले का एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है। थोड़ी सी बारिश में ही पूरा स्कूल परिसर पानी में समा गया। क्लासरूम से लेकर बाउंड्री वॉल तक चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जिसकी वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लग गया। कई बच्चे स्कूल में पढ़ने आए थे, लेकिन परिसर में पानी भरा देख इसी पानी में खेलने लगे। जान जोखिम में डाल स्कूल में पढ़ने की जगह लबालब भरे पानी में खेलते हुए इन बच्चों को अगर कुछ हो गया तो भला इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सूचना कई बार देने के बावजूद भी बीएसए प्रतापगढ़ और बेसिक शिक्षा विभाग किस अनहोनी का इंतजार कर रहा है? क्या वो ये सोच रहे हैं कि कोई बड़ी घटना घट जाए तब वो इधर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे विद्यालय की तरफ? पढ़ाई तो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से समाप्त है। प्रतापगढ़ के बाद अब यूपी के ही दूसरे जिले हाथरस की इन तस्वीरों को देखिए, किस तरह पूरी की पूरी सड़क पानी में समा गई। स्कूल जाने के लिए बच्चों को इस गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा। जरा सी बारिश में सड़क पर पानी इस कदर जमा हो गया कि कार से लेकर बाइक तक सभी इस पानी के बीच धीमी रफ्तार में चलने को मजबूर हो गए। तस्वीर यूपी के सोनभद्र की है, जहां बारिश एक परिवार पर मातम बनकर बरसी। दरअसल बारिश की वजह से एक पेट्रोल पंप की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसकी चपेट में एक महिला और पुरुष आ गए। इस हादसे में महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है और दोनों ही तरफ से फायरिंग की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जहां बारामूला में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल के जवानों ने 2 आतंकियों को घेरा हुआ है और दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वानीगाम इलाका है ये बारामूला का, जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। 2 आतंकी हैं जिन्हें घेरा हुआ है सुरक्षा बल ने। हमारे साथ आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आसिफ, क्या अपडेट ताजा? इस समय भी दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। अपना मैं बता दूं कि खुफिया जानकारी के आधार पर ही सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन देर रात शुरू किया था और आज सुबह तड़के तकरीबन 5 बजे पहली गोली चली थी। सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरे में रखा था और जब सुरक्षा बल उस घर के पास पहुंचे जहां पे अंदर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, तो छुपे हुए मिलिटेंट्स की तरफ से फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग कर दी और इस समय भी दोनों ओर से गोलीबारी की जा रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि किस संगठन से ये लोग जुड़े हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 1 या 2 मिलिटेंट यहाँ पे हो सकते हैं, जिनमें से एक के विदेशी होने की भी संभावना है। इस बात की भी जानकारी हमारे पास है। हालांकि पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार है और इस समय भी दोनों ओर से गोलीबारी चल रही है। अपर्णा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे आगे भी। तो देखिए जम्मू कश्मीर में किस तरह से एनकाउंटर शुरू हुआ, पूरी जानकारी उससे जुड़ी हुई दे रहे थे आसिफ कुरैशी। लगातार अपडेट आपको आगे भी देते रहेंगे। और अब बात दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर में भी सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। दिल्ली में सुबह से ही रुक रुक के बारिश हो रही है और आज पूरे दिन बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस वक्त हम विजय चौक पे मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखें, बेहद खूबसूरत नज़ारा। सुबह का वक्त है, उसके बावजूद लाइट जली हुई है, मौसम काफ़ी प्यारा बना हुआ है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। सामने आपको कुछ लोग भी नज़र आएंगे जो अपने साइकिल के साथ यहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं। बारिश के बावजूद वो साइकिलिंग कर ही रहे हैं क्योंकि मौसम का वो लुत्फ़ उठा रहे हैं
और दिल्ली वासियों को बारिश का इंतज़ार हमेशा ही रहता है। हालांकि पिछले 2 दिनों से भी दिल्ली में बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो गर्मी है और उमस से इससे दिल्ली वासियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। मैं आपको दिखाऊं, सफ़र जो ऐप है उसके मुताबिक इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 52 बना हुआ है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। दिल्ली में बहुत कम इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने को मिलता है। ऐसे में हमारी आपसे गुजारिश है, अगर आप घर से बाहर निकले तो छाता, रेनकोट समेत अन्य ज़रूरी सामान ले लें। और साथ ही आज पूरे दिन आपको ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी खबर है, केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया है। अब दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति लागू होगी। दिल्ली सरकार ने पिछले साल लागू की थी नई आबकारी नीति। बीजेपी केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति का लगातार विरोध कर रही है। दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। दीपक, क्या है पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई? जी आदर्श, नई आबकारी नीति को लेकर एलजी ने 10 सवाल उठाए थे और इसकी सीबीआई इंक्वायरी की भी उन्होंने कहा था कि सिफारिश की थी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि 8 जुलाई को दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो नई आबकारी नीति सरकार लेकर आई, उस आबकारी नीति के तहत जो पोस्ट टेंडर लोगों को फायदा पहुंचाया गया, यानी कि गलत तरीके से लोगों को जो लाइसेंस जो वितरण की पॉलिसी रही है वो बेहद गलत रही है और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया। जिसके बाद बीजेपी भी इस पर लगातार सवाल उठाती रही कि जगह जगह पर दुकानें खोल दी गई हैं, ज्यादा दुकानें हो गई हैं, क्योंकि नई आबकारी नीति में ये था कि 32 जोन में पूरी दिल्ली को बांट दिया गया था और करीबन एक वार्ड में मैक्सिमम आप 27 से 28 दुकानें खोल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि दिल्ली में हर कदम कदम पर 100 मीटर पर, 200 मीटर पर आपको शराब की दुकान नजर आती है। तो इनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका विरोध लगातार बीजेपी कर रही थी कि दिल्ली को नशे में डुबाने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुआ। तो जब एलजी ने इंक्वायरी डाल दी है इस पूरी नीति को लेकर, तो अब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो नई पॉलिसी थी वो अभी 31 तारीख को खत्म होने वाली थी जुलाई को, उसको रिन्यू करना होता है हर साल, उसको अब रिन्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पर सीबीआई इंक्वायरी की बात एलजी ने कह दी है। इसलिए अब फिलहाल पुरानी पॉलिसी लागू रहेगी और नई पॉलिसी के बारे में अगर ये जांच में साफ निकलता है तो नई पॉलिसी 6 महीने के बाद दोबारा लागू की जाएगी नए सिरे से। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, एक बार फिर बात करते हैं बाढ़ से मचे कोहराम की। तो देश ही नहीं, विदेश में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। संयुक्त अरब अमीरात में तो इतनी बारिश हुई कि शहर ही समंदर बन गया। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। संयुक्त अरब अमीरात में 2 दिन की भारी बरसात ने तबाही मचा कर रख दी। बर्बादी की ये तस्वीरें फुजेरा शहर की। बाढ़ के साथ बही गाड़ियां सड़कों पर जगह जगह पड़ी, सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। शारजाह में 2 दिन इतनी तेज बारिश हुई है कि कालबा इलाका डूब चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पहुंची गाड़ियां भी पानी में जैसे तैसे निकल रही। यूएई में बारिश ने 27 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। फुजेरा शहर में ही 3800 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए घरों से निकल रहे हैं तो सड़कों पर गाड़ियां फंस रही हैं और जान बचाने की कोशिश में बाढ़ का पानी जानलेवा बन रहा है। यूएई जैसा हाल कतर की राजधानी दोहा का भी है। दोहा में 2 दिन से लगातार भारी बारिश से बाढ़ आ चुकी है। दोहा के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। रेगिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जुलाई के महीने में यहाँ बारिश नहीं होती और इतनी भारी बारिश तो बहुत ही कम होती है। बलूचिस्तान में भी बाढ़ ने बर्बादी मचा रखी। जून के महीने से ही यहाँ रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। बीते 1 महीने से बलूचिस्तान में बाढ़, सड़कें, पुल अपने साथ बहा ले गई। 4000 मकान भी बाढ़ में बह गए हैं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 330 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस वक्त एक दुखद खबर मुंबई से आ रही है। बीती रात करीब 8 बजे फिल्म अभिनेता रसिक दवे का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई में ही अंतिम सांसें ली। रसिक दवे को महाभारत के कैरेक्टर नंदा के लिए जाना जाता था। हालांकि उन्होंने इसके अलावा कई सारे गुजराती नाटकों, गुजराती फिल्मों और कई सारे सीरियल्स में भी काम किया था। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त। फिल्म अभिनेता रसिक दवे ने कल मुंबई में अंतिम सांसें ली।
और वापस बात करते हैं एक बार फिर बाढ़ से मचे हाहाकार की, जो विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। अमेरिका इन दिनों आसमानी आफत की चपेट में है। वहां के कई शहरों पर पानी का कब्जा हो गया है। बर्बादी की ये तस्वीरें अमेरिका के केंटकी की हैं। केंटकी के अपलाचा राज्य में भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आ गया। बाढ़ का पानी इतनी तेजी से बस्तियों में घुसा कि बड़े बड़े ट्रक और कार भी उसकी चपेट में आ गए। पानी की धार कई मकानों की बुनियाद उखाड़कर उसे अपने साथ बहा ले गई। केंटकी प्रशासन के मुताबिक बाढ़ में 16 लोगों की मौत हो चुकी। We had to swim out, and it was cold. It was over my head, so yeah, it was scary. केंटकी में बाढ़ से करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ है। कुछ इलाकों में पानी अभी तक नहीं उतरा है। रेस्क्यू के लिए नावों का सहारा लिया जा रहा है। I was like, I don't want this apartment to buckle with me in it, so I just kind of was like, I'd rather be in the woods than be inside the apartment. हालात को पटरी पर लाने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राहत और बचाव दल के लोग अंडरपास में सड़क पर फंसी एक कार के पास पहुंचे और उससे एक महिला को गोद में उठाकर किनारे पर ले गए। वहीं ब्रिटेन में भीषण गर्मी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि वहां के जंगलों ने भयानक आग पकड़ ली है। ये तस्वीरें ब्रिटेन के 2 शहरों की हैं, जहां इन दिनों भीषण गर्मी की वजह से आग ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। वेस्ट विकहम शहर की तस्वीरें डराने वाली हैं। वहां लगातार बढ़ रहे पारे की गर्मी ने एक खेत को अपनी चपेट में ले लिया और पूरा खेत धूं-धूं कर जलने लगा। ये तस्वीर बैक्सली हीथ शहर से आई है, जहां एक रिहायशी इलाके के पास अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी। खतरा इस बात का सताने लगा कि कहीं ये आग पास के मकानों को अपनी जद में ना ले ले। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। जानकारी मिलते ही घटना वाली जगह पर फायर ब्रिगेड के लोग गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। धधकती आग पर काबू पाना इतना आसान नहीं था, इसलिए कभी सड़क से तो कभी जंगल में घुसकर आग की लपटों पर पानी की बौछार की गई। कुछ घंटों की मेहनत के बाद दमकल विभाग के लोगों को आग बुझाने में कामयाबी मिल गई। ब्रिटेन में इन दिनों आसमान से मानो आग बरस रही है। ये जुलाई ब्रिटेन के लिए 1911 के बाद अब तक का सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा है। ब्रिटेन में इन दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में हाल की घटनाओं को लेकर राज्य के मंत्री सी अश्वत्थ नारायण ने कहा कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जा सकता है। प्रवीण हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई हत्या ना हो। तो कर्नाटक के मंत्री का ये विवादित बयान सामने आया है। एनकाउंटर का सहारा ले सकती है सरकार भविष्य में ये सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह की कोई घटनाएं ना हो। कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ का ये विवादित बयान कि एनकाउंटर का सहारा ले सकती है सरकार। प्रवीण हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि हमें सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई हत्या ना हो। वहीं कर्नाटक सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपने की सिफारिश कर दी है। प्रवीण नेटारू की हत्या की किसने रची साजिश? क्या कन्हैयालाल को समर्थन करने की मिली सजा? क्या है हत्यारों का पीएफआई कनेक्शन का पूरा सच? प्रवीण नेटारू की हत्या को लेकर उठ रहे सारे सवालों का जवाब अब एनआईए ढूंढेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवर राज ने मामले को एनआईए को सौंपने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद से प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लिहाजा मामले की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया गया। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की 26 जुलाई की रात बेंगलुरु में हत्या कर दी गई थी। पोल्ट्री दुकान के बाहर तलवार, हंसिए और कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
प्रवीण की हत्या में पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक आरोपी प्रवीण को जानने वाला है। आरोपी का पिता प्रवीण के यहाँ काम कर चुका है। आरोपी का नाम शफीक है। यहाँ आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश गोले हत्याकांड में भी जानने वाले ही हत्या की साजिश में शामिल थे। वहीं दिल्ली में पीएफआई सम्मेलन को लेकर विवाद हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम का विरोध जताया है। दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पीएफआई के जनसम्मेलन पर विवाद खड़ा हो गया है। पीएफआई दिल्ली में जनसम्मेलन करने वाला है। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे झंडेवाला के अंबेडकर भवन में प्रस्तावित है। पीएफआई के प्रस्तावित जनसम्मेलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने ऐतराज जताया है। जनसम्मेलन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और आयोजन रोकने की अपील की है। इस तरह का कार्यक्रम किसी भी कीमत पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे। दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है कि इस कार्यक्रम को तुरंत रोका जाए। पीएफआई जनसम्मेलन को लेकर विवाद बढ़ गया है, लिहाजा दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जनसम्मेलन की इजाजत नहीं दी गई। अगर कार्यक्रम किया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शिक्षक घोटाले की जांच में जुटी ईडी की टीम अब तक करोड़ों रुपए जब्त कर चुकी है। इस रकम को लेकर अर्पिता और पार्थ चटर्जी के खिलाफ आयकर विभाग भी एक्शन में आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। नोटों के मिले अंबार को पार्थ चटर्जी साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी ओर अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रो रही, खुद को बेकसूर बता रही। जांच एजेंसियों के सामने न पार्थ चटर्जी का आलाप काम कर रहा है और न ही अर्पिता मुखर्जी का विलाप। प्रवर्तन निदेशालय की जारी कार्रवाई के बीच पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के दरवाजे पर एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी है। ईडी के बाद आयकर विभाग भी एक्शन में आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में अब तक करीब 50 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ आयकर विभाग और डीआरआई भी जांच शुरू करेगा। आयकर विभाग ने अर्पिता से 5 साल का आयकर रिटर्न का ब्यौरा मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अब तक अर्पिता के 2 फ्लैट्स पर छापेमारी की है। एक फ्लैट से करीब 21 करोड़ रुपए मिला है, वहीं दूसरे फ्लैट से 28 करोड़ रुपए नगद और 6 किलो सोना बरामद हुआ है। अभी अर्पिता के कई फ्लैट्स ईडी के रडार पर हैं। ईडी के बाद आयकर विभाग और डीआरआई की एंट्री से पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। देखिए, शिक्षक घोटाले की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय की टीम को अर्पिता की लग्जरी गाड़ियों के बारे में जानकारी मिली है, लेकिन ये गाड़ियां गायब हैं। ईडी को शक है कि उन गाड़ियों में काला धन छिपाए जाने का ईडी को पूरा शक है और इसीलिए ईडी उन गाड़ियों की तलाश में लगी हुई है। जैसे ही अर्पिता के फ्लैट पर छापा पड़ा, वहां से कैश बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ। उसके बाद से ही ईडी को जानकारी मिली थी कि अर्पिता के पास 4 लग्जरी गाड़ियां हैं और अब उनकी तलाश भी की जा रही है। करप्शन क्वीन मानी जा रही अर्पिता कैश और गोल्ड के अलावा लग्जरी गाड़ियों की भी शौकीन थी। टॉलीगंज में रेड के दौरान ईडी को 4 लग्जरी गाड़ियों का पता चला था, जो अब लापता है। डायमंड सिटी से जो गाड़ियां लापता हैं उनमें एक महंगी ऑडी A4 है, दूसरी मर्सिडीज बेंज है, तीसरी कार होंडा सिटी है और चौथी होंडा CR-V। इनमें से 2 गाड़ियां अर्पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है। लापता गाड़ियों का पता लगाने के लिए ईडी की टीम सीसीटीवी का सहारा ले रही है। बेलघरिया में हुई छापेमारी में ईडी को रियल एस्टेट कंपनियों के भी कागज मिले, जिससे करप्शन की ब्लैक मनी को व्हाइट करने के नए तरीके का भी पर्दाफाश हुआ है। बेलघरिया में रेड के दौरान ईडी को अर्पिता के घर से रियल एस्टेट से जुड़े कागज भी मिले, जिससे ये माना जा रहा है कि काले धन को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया गया। इससे पहले ब्लैक को व्हाइट करने वाली अर्पिता की 12 शेल कंपनियों का पता चल चुका है। यही नहीं, ओडिशा और तमिलनाडु में कुछ मीडिया प्रोडक्शन हाउस में भी निवेश के सुराग मिले हैं। इसके साथ ही काले धन को सोने और गहने में भी निवेश किए जाने का अंदेशा है।
अर्पिता के 2 फ्लैट से अब तक करीब 50 करोड़ से अधिक कैश मिला है। ईडी को शक है कि अर्पिता के बाकी फ्लैट्स में नकदी हो सकती है। शिक्षक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय कार्रवाई कर रहा है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी हिरासत में हैं। बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या वाकई लूट के इस खेल की जानकारी ममता बनर्जी को नहीं थी? ये बात बीजेपी मानने को तैयार नहीं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पार्थ का सिंडिकेट रैकेट सीएम ममता बनर्जी के इशारे पर चल रहा था। ये तो सब लोग का मालूम है। पार्थो चैटर्जी का जो सिंडिकेट रैकेट ये ममता जी का इंस्ट्रक्शन में चल रही थी। स्वाभाविक रूप में ये इतना रुपया 75,000 रिक्रूटमेंट का 100 करोड़ रुपया, ये रुपया पार्थो चैटर्जी ममता जी का डायरेक्शन में कलेक्शन किया। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के पास इतने पैसे कहां से आए? लूट के खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं? इन सारे सवालों का जवाब ईडी खंगाल रही है। इस बीच बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा है कि पार्थ बाबू को एसएससी घोटाले में शामिल सभी लोगों के नाम बताने चाहिए, नहीं तो देश के लोग उन्हें चोर समझेंगे। सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। शिक्षक घोटाले में फंसे पार्थ चैटर्जी को ममता बनर्जी ने टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सभी पदों से छुट्टी कर दी है। ममता बनर्जी कैबिनेट में आज बड़ा फेरबदल हो सकता है। सबकी नजर इस बात पर टिकी होगी कि पार्थ चैटर्जी की जगह उद्योग मंत्रालय किसको मिलता है। कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। और अब एक और अहम खबर आपको बता देते हैं। देखिए, दिल्ली में पीएफआई सम्मेलन को लेकर विवाद हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने कार्यक्रम का विरोध जताया। दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। संदिग्ध गतिविधियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पीएफआई के जनसम्मेलन पर विवाद खड़ा हो गया है। पीएफआई दिल्ली में जनसम्मेलन करने वाला है। कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे झंडेवाला के अंबेडकर भवन में प्रस्तावित है। पीएफआई के प्रस्तावित जनसम्मेलन को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने ऐतराज जताया है। जनसम्मेलन के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी है और आयोजन रोकने की अपील की है। इस तरह का कार्यक्रम किसी भी कीमत पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे। दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है कि इस कार्यक्रम को तुरंत रोका जाए। पीएफआई जनसम्मेलन को लेकर विवाद बढ़ गया है, लिहाजा दिल्ली पुलिस भी सतर्क हो गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जनसम्मेलन की इजाजत नहीं दी गई। अगर कार्यक्रम किया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और अब खबर कर्नाटक से, जहां हाल की घटनाओं को लेकर राज्य के मंत्री सी अश्वत्थ नारायण ने कहा कि अपराधियों को सबक सिखाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया जा सकता है। प्रवीण हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई हत्या ना हो। वहीं राज्य सरकार ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंपने की सिफारिश कर दी है। प्रवीण नेटारू की हत्या की किसने रची साजिश? क्या कन्हैयालाल को समर्थन करने की मिली सजा? क्या है हत्यारों का पीएफआई कनेक्शन का पूरा सच? प्रवीण नेटारू की हत्या को लेकर उठ रहे सारे सवालों का जवाब अब एनआईए ढूंढेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवर राज ने मामले को एनआईए को सौंपने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की हत्या के बाद से प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लिहाजा मामले की जांच एनआईए से कराने का फैसला किया गया। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू की 26 जुलाई की रात बेंगलुरु में हत्या कर दी गई थी। पोल्ट्री दुकान के बाहर तलवार, हंसिए और कुल्हाड़ी से हमला किया गया था। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रवीण की हत्या में पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें से एक आरोपी प्रवीण को जानने वाला है। आरोपी का पिता प्रवीण के यहाँ काम कर चुका है। आरोपी का नाम शफीक है। यहाँ आपको बता दें कि उदयपुर में कन्हैयालाल और अमरावती में उमेश गोले हत्याकांड में भी जानने वाले ही हत्या की साजिश में शामिल थे। और अब खबर बिहार से। देखिए, बिहार में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बैठक तो बहाना है, बीजेपी को बिहार में सियासी आधार बढ़ाना है, लिहाजा पटना में होने जा रही बैठक की अहमियत काफी बढ़ गई है।
बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिनों तक चलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक आज शाम से 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। 2 दिवसीय बैठक का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी का मंथन होगा। बैठक में किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, महासचिव और पदाधिकारी शामिल होंगे। करीब 10 साल बाद बिहार के पटना में बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बीजेपी की इस बैठक को सियासी संदेश देने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अब बात बिहार की, जहां सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का मामला बढ़ता जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कामकाजी दिन में स्कूल परिसर में लटके ताले और पसरे सन्नाटे पर सियासी शोर तेज हो गया। ये तस्वीरें बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज की हैं, जहां सरकारी स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी का मामला गर्म हो गया। शुक्रवार है और आप देखिए यहाँ पर जो विद्यालय है वो सब बंद पड़े हैं। ये किशनगंज का उच्च मध्य विद्यालय है, गुलशन मिठाई, इसमें देखिए ताला लगा है, जबकि साप्ताहिक छुट्टी जो है वो रविवार को होती है, लेकिन यहाँ पे शुक्रवार को जो है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे आज कोई पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। दरअसल जुमे की नमाज आज रहती है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, आबादी जो है नियम पर भारी पड़ रही है। किशनगंज जिले में 37 स्कूल ऐसे हैं जहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। शुक्रवार के दिन इन स्कूलों में छुट्टी की परंपरा पुरानी है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया। जहाँ जहाँ ऐसी सूचना मिली है अभी तक, हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। वहीं बीजेपी भी संविधान के पालन का हवाला देकर सवाल खड़े कर रही है। संडे को छुट्टी होती है हर रविवार को, तो इसको अब कोई कहेगा जुमा को कर दीजिए, क्रिश्चियन कहेगा इस दिन कर दीजिए, जैन कहेगा इस दिन कर दीजिए। तो सरकार का जो नियम है इसका पालन करना चाहिए। संडे को बंद है तो संडे बंद होना चाहिए। अगर वह हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस देश को चलाएगा तो थोड़े करेगा। इससे पहले झारखंड में भी शुक्रवार की छुट्टी पर विवाद हो चुका है। और अब देख लीजिए इरफान का कार्टून। राष्ट्रपति के अपमान पर आज क्या कह रही है इरफान की कलम। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद में 2 दिन तक लगातार देश में बहसबाजी होती रही और अंततः अधीर रंजन चौधरी ने महामहिम राष्ट्रपति से पत्र लिखकर माफ़ी मांगी। तो ये काम तो अधीर जी 2 दिन पहले भी हो सकता था, क्योंकि इसका अंत यही होना था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।